नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में बताऊंगा कि आखिर आउटसाइड माइक्रोमीटर क्या होता है, आउटसाइड माइक्रोमीटर का यूज़ कहां पर किया जाता है और आउटसाइड माइक्रोमीटर से किस प्रकार से रीडिंग की जाती है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा आउटसाइड माइक्रोमीटर में लगे हर एक प्रकार के पार्ट्स के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आउटसाइड माइक्रोमीटर में ये जो छोटे छोटे पार्ट्स लगाए जाते हैं, आखिर इन पार्ट्स का काम क्या होता है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे आसान चीज़ें आपको कहीं पर भी पढ़ने को नहीं मिलेंगी। यदि आप आउटसाइड के बारे में बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर प्रॉपर क्लियर की गई है। तो आइए बिना देरी के सेशन की शुरुआत कर देते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अपलोड की जाए तो उसकी प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए सेशन की शुरुआत कर देते हैं। आउटसाइड माइक्रोमीटर पढ़ने से पहले आउटसाइड माइक्रोमीटर का आपको बेसिक पता होना अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहले आप इसका बेसिक समझिए कि आखिर आउटसाइड माइक्रोमीटर क्या होता है। देखिए, आउटसाइड माइक्रोमीटर नाम पढ़ने से ही क्लियर कुछ चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं कि जैसे आउट मतलब बाहर की, माइक्रोमीटर मतलब होता है मापने वाली कोई चीज़। यानी कि आउटसाइड माइक्रोमीटर में क्या होगा कि इसके द्वारा हम किसी भी जॉब की या किसी भी वस्तु की बाहरी सतह का मापन करेंगे। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर को आप कुछ इस प्रकार से सिंपल सी लैंग्वेज में समझ सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर की डेफिनेशन के बारे में कि आखिर आप आउटसाइड माइक्रोमीटर को किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। वह माइक्रोमीटर जिसके द्वारा किसी जॉब या कि फिर किसी तार के बाहरी व्यास की गणना की जाती है उसे हम आउटसाइड माइक्रोमीटर कहते हैं और इसके द्वारा 0.01 मिलीमीटर तक शुद्धता तक की माप ली जा सकती है। यानी जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होते हैं उसके द्वारा कम से कम 0.01 मिलीमीटर तक शुद्धता से हम किसी भी चीज़ को माप सकते हैं। तो आई थिंक आपको माइक्रोमीटर क्लियर हो गया होगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे समझ से समझ लेना। आउटसाइड माइक्रोमीटर एक प्रकार का ऐसा माइक्रोमीटर होता है जिसके द्वारा हम किसी जॉब की बाहरी सतह की जांच करते हैं और आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा 0.01 मिलीमीटर तक की शुद्धता में माप ली जा सकती है। तो ये आपके सामने माइक्रोमीटर की डेफिनेशन हो जाती है। सेमेस्टर एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और आए तो आप इस डेफिनेशन को बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब बात करते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर के पार्ट्स के बारे में कि आखिर आउटसाइड माइक्रोमीटर में लगे ये अलग अलग प्रकार के पार्ट जैसे फ्रेम, लॉक, मेजरिंग फेस, एनविल, स्पेंडल, थिम्बल, रैचेट, स्लीव, ये चीज़ें लगाई क्यों जाती हैं, ये चीज़ें होती क्या हैं। चलिए वन बाय वन करके सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फ्रेम के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तो चलिए समझते हैं फ्रेम आखिर होता क्या है। यह एक युग आकार का होता है। यह प्रायः कास्ट आयरन स्टील का बना होता है। यानी कि फ्रेम यू आकार शेप में होता है और इसे प्रायः कास्ट स्टील से बनाया जाता है जिसके एक सिरे पर एनविल लगा होता है और दूसरे सिरे पर अन्य भाग इसमें फिट किए जाते हैं। तो फ्रेम को आप दो लाइन में कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि फ्रेम जो है वो यू आकार का होता है। फ्रेम को कास्ट स्टील से बनाया जाता है। फ्रेम के एक सिरे पर एनविल बना होता है और दूसरे सिरे पर जो है कई सारे जो पार्ट्स हैं उनको फिट किया जाता है। तो ये आपका पहला पार्ट फ्रेम हो जाता है। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं। दूसरा पार्ट आपका आता है स्पेंडल, जो कि यहाँ पर लगा होता है। अब स्पेंडल क्या होता है, चलिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जब हम बात करते हैं स्पेंडल की तो स्पेंडल को प्रायः क्रोमियम स्टील का
बनाया जाता है। इसका लगभग आधा भाग प्लेन होता है और आधे भाग पर चूड़ियाँ बनी होती हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने ये क्या है, स्पिंडल बना है। अब इस स्पिंडल में क्या होता है कि आधा इसके जो आधा पार्ट होता है उस पे किसी भी प्रकार की थ्रेड वगैरह यानी कि चूड़ियाँ वगैरह नहीं होती हैं। आधे भाग में थ्रेड बना दिया जाता है और जो स्पिंडल है उसको थिम्बल से कनेक्ट किया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो लगा होता है थिम्बल, इसी थिम्बल से क्या करते हैं, इस स्पिंडल को कनेक्ट कर देते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो आई थिंक आपको स्पिंडल भी अच्छे से समझ में आया होगा कि स्पिंडल जो है वो क्रोमियम स्टील का बनाया जाता है। इसके आधे भाग पर प्लेन होता है और इसके आधे भाग पर चूड़ियाँ बनी होती हैं। स्पिंडल को प्रायः थिम्बल पर लगाया जाता है, जहाँ पर आप इसको आसानी से देख सकते हैं। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं। आपका अगला पार्ट आता है स्लीव। अब स्लीव क्या होता है उसको समझिए। स्लीव को आप कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका स्लीव यहाँ पर बनाया गया है। जब हम बात करते हैं स्लीव की तो स्लीव प्रायः क्रोमियम स्टील का बना होता है। इसे बैरल भी कहते हैं। तो आपसे चाहे पूछे स्लीव या पूछे बैरल, दोनों एक ही चीज़ होती हैं। स्लीव जो है इसको प्रायः क्रोमियम स्टील का बनाया जाता है और इस पर कई सारी चूड़ियाँ कटी होती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई स्लीव की। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं। आपका अगला पार्ट आता है एनविल। और एनविल कहाँ बना है, ये इस वाले पार्ट को हम एनविल कहते हैं। अब एनविल क्या होती है चलिए आपको बताते हैं। देखिए जब हम बात करते हैं एनविल की तो एनविल जो है वो आपका क्रोमियम स्टील का बना होता है। यह प्रायः फ्रेम के एक सिरे से जुड़ा होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो यू आकार का फ्रेम है इसके एक पार्ट से एनविल को जोड़ दिया जाता है। एनविल के एक सिरे पर हाई कार्बन स्टील या टंगस्टन कार्बाइड की ट्रिप लगी होती है। इसको भी याद रखिएगा कि जो हमारा एनविल होता है उसके ये वाले सिरे पर क्या होता है कि हाई कार्बन स्टील या फिर टंगस्टन कार्बाइड की ट्रिप लगी होती है। तो आई थिंक आपको एनविल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं। अब बात करते हैं थिम्बल की। थिम्बल कहाँ है, इस वाले पार्ट को थिम्बल कहा जाता है। अब थिम्बल क्या होता है चलिए बताते हैं। थिम्बल को समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि थिम्बल किस मेटल का बना होता है। तो थिम्बल जो है वो आपका क्रोमियम स्टील का बना होता है, जिसके एक सिरे पर नर्सिंग होती है तथा दूसरा सिरा जो है वो बेवल होता है। इस बेवल सिरे पर निशान बने होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो बेवल सिरा है इस वाले पार्ट पे देखिए कई सारे निशान बने होते हैं। तो आई थिंक आपको थिम्बल भी समझ में आ गया होगा कि थिम्बल को प्रायः क्रोमियम स्टील का बनाया जाता है। इसके इस वाले पार्ट पे नर्सिंग होती है और दूसरे वाले पार्ट पे बेवल बना होता है। बेवल पर देख सकते हैं कई सारे निशान बने होते हैं। तो ये तो बात हो गई थिम्बल की। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं। आपका अगला पार्ट आता है रैचेट। अब रैचेट क्या है इसको भी हम समझते हैं। देखिए रैचेट को लगाने का केवल एक ही कारण है कि देखिए कोई जो आदमी है वो जैसे ही आउटसाइड माइक्रोमीटर या फिर माइक्रोमीटर को पकड़ता है तो कोई उसको ज़्यादा ताकत के साथ पकड़ता है तो कोई उसको ढीले से पकड़ता है। इसी कारण उस माइक्रोमीटर में रीडिंग लेते समय कोई एरर ना आ जाए, उस एरर से बचने के लिए ही रैचेट का प्रयोग करते हैं। अन्यथा रैचेट का प्रयोग और किसी कारणवश नहीं किया जाता है। कि जो मैंने आपको बताया कि प्रत्येक मनुष्य की शक्ति अलग अलग होती है। कोई माइक्रोमीटर को कस के पकड़ता है तो कोई माइक्रोमीटर को ढीले हाथों से पकड़ता है। तो इस कारण माप लेते समय उस माप में किसी प्रकार की एरर ना आ जाए, इस एरर से बचने के लिए हम रैचेट का उपयोग करते हैं। रैचेट क्या करता है कि वो उस पार्ट को लॉक कर देता है, जिससे रीडिंग लेना आसान हो जाता है और आपका जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है वो हिलता वगैरह नहीं है। तो ये आपका रैचेट का इस्तेमाल होता है। बाकी सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर लिख भी रखी हैं, आप इसको
पढ़ के भी समझ सकते हैं। चलिए मैं आपको इसको पढ़ के भी बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। प्रत्येक मनुष्य की जो शक्ति है यानी कि पावर है वो अलग अलग होती है। माइक्रोमीटर से रीडिंग लेते समय मनुष्य की ताकत के अनुसार कम या अधिक ये रीडिंग हो सकती है। इस कमी को दूर करने के लिए माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉक लगाया जाता है। इसका पूरा नाम रैचेट स्टॉक या कभी कभी इसको रैचेट स्टॉप भी कहा जाता है। रैचेट का प्रयोग करके रीडिंग लेते समय एक ऐसा अनुभव होता है जैसे कि एक जैसी रीडिंग ली जा रही हो, यानी कि यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार की गलती की गुंजाइश नहीं होती है। तो ये आपका रैचेट होता है। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं। आपका अगला पार्ट आता है, देखिए हमने यहाँ पर कई सारी चीज़ें पढ़ ली। फ्रेम पढ़ लिया हमने, एनविल पढ़ लिया, स्पेंडल मैंने आपको बता दिया, स्लीव मैंने बता दिया, थिम्बल बता दिया, रैचेट बता दिया। अब आपके लिए लॉक आता है। अब लॉक का क्या यहाँ पर लॉजिक है लगाने का, इसको भी समझ लीजिए। रीडिंग लेने के बाद स्पिंडल को लॉक करने के लिए लॉक नट का प्रयोग करते हैं, यानी कि जब हम आउटसाइड माइक्रोमीटर से रीडिंग ले लेते हैं, फिर रीडिंग लेने के बाद वो माइक्रोमीटर में क्या है कि कोई एरर ना आ जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, लॉक नट लगा देते हैं। ये लॉक नट क्या करते हैं कि इस माइक्रोमीटर को उतने पर ही लॉक कर देता है, ना आपका माइक्रोमीटर आगे बढ़ता है ना आपका माइक्रोमीटर पीछे जाता है। जितना आपने रीडिंग लेते समय उसको रखा है बस वो उतने पर ही रहेगा, इसीलिए लॉक नट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप आपको लॉक नट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको बताते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर से गलत रीडिंग के कारण क्या हो सकते हैं, वो कौन से कारण हैं जिससे आउटसाइड माइक्रोमीटर में रीडिंग लेते समय गलतियां हो जाती हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है माइक्रोमीटर में शून्य त्रुटि, यानी कि सबसे पहले आपका जो माइक्रोमीटर है वो 0 पर भी सेट होना चाहिए, शून्य कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। दूसरा आपका इसका कारण हो सकता है जॉब और माइक्रोमीटर के मेजरिंग जो फेस होते हैं उनको साफ ना करना, यानी कि जो आपके जॉब जहां पर जॉब रहे और जहां पर आपका माइक्रोमीटर, जैसे इन दोनों के बीच में आपकी जॉब लगाई जाती है, तो मान लीजिए इसके बीच में कोई मान लीजिए कोई गंदगी आ गई है या फिर वहां पर और कई कारणवश से उसमें साफ सफाई नहीं है, तो उस कारण से उसमें देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमें एमएम में सारी चीज़ें मापनी होती हैं, तो धूल मिट्टी भी अगर जम जाती है तो उससे प्रॉब्लम होती है। तो इन सभी चीज़ों को साफ करना चाहिए। आपका अगला पॉइंट आता है रैचेट स्टॉप का प्रयोग ना करना, यानी कि कुछ लोग क्या करते हैं, रैचेट स्टॉप का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इससे भी रीडिंग लेते समय गड़बड़ी हो जाती है। इसीलिए आउटसाइड माइक्रोमीटर में रैचेट जो है लगाया जाता है। आपका अगला पॉइंट आता है जॉब को तब मापना जब वह गति में हो, यानी कि उस समय मेजरमेंट करना कि जब आपका जॉब क्या हो, वो मोमेंट में हो, गति में हो, उस समय भी इसमें एरर आ सकती है। आपका अगला पॉइंट है माइक्रोमीटर को गलत तरीके से पकड़ना। भाई माइक्रोमीटर वगैरह से, क्योंकि ये इतनी ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिससे हमें एमएम में मापना होता है, तो माइक्रोमीटर को चलाना, उसको अच्छे से पकड़ना आपको आना चाहिए। यदि आपको माइक्रोमीटर अच्छे से पकड़ना भी नहीं आता तब भी रीडिंग लेते समय गलतियां होती हैं। तो माइक्रोमीटर को गलत तरीके से पकड़ना ये भी इसका कारण हो सकता है। आपका अगला पॉइंट है जॉब और माइक्रोमीटर के तापमान में अंतर, यानी कि मान लीजिए कि जॉब आपका गर्म है, माइक्रोमीटर क्या है, माइक्रोमीटर तो ठंडा है, तो जब आप उससे माप लेंगे तो उस केस में भी गलतियां होने के चांस होते हैं। तो ये तो बात हो गई कि आउटसाइड माइक्रोमीटर में रीडिंग लेते समय किन किन चीज़ों से गलतियां हो सकती हैं। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब बात करते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर से माप लेने के बारे में कि कैसे आउटसाइड माइक्रोमीटर से हमें माप लेनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है आउटसाइड माइक्रोमीटर के मेजरिंग फेसों को नर्म कपड़े या फिर पेपर से साफ करना चाहिए। अब मेजरिंग फेस क्या हो गए, यहाँ से देखिए ये वाला जो पार्ट है, इन दोनों का जो बीच की दूरी है वो आपकी मेजरिंग फेस कहलाती है। जैसे होता क्या है कि हम मान लीजिए इस माइक्रोमीटर पर लगातार वर्क कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके यहाँ पर और यहाँ पर कुछ पार्ट्स जो है
वो जॉब के जमने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि उन पार्ट्स को नर्म कपड़े से या फिर पेपर से साफ करना चाहिए। अगला पॉइंट आता है जीरो सेटिंग के लिए माइक्रोमीटर को चेक करना चाहिए। माइक्रोमीटर चलाने से पहले उस माइक्रोमीटर को पहले ज़ीरो सेटिंग पे सेव कर लेना चाहिए। अगले पॉइंट पे चलते हैं। माइक्रोमीटर को चेक करने वाले जॉब के साइज़ से थोड़ा या उससे अधिक साइज पर सेट करना चाहिए। यानी कि माइक्रोमीटर से हमें जिस जॉब को मापना है उस जॉब से हमें अधिक ही उसकी साइज़ को सेट करना चाहिए। अगला पॉइंट आता है माइक्रोमीटर को उसके फ्रेम से बाएं हाथ से पकड़ना चाहिए और जॉब को उसकी एनविल और स्पिंडल के बीच में रखना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि माइक्रोमीटर को भी पकड़ना आपको आना चाहिए और माइक्रोमीटर को हमेशा हमें बाएं हाथ में पकड़ना चाहिए और जॉब और उसकी एनविल और स्पिंडल के बीच में ही हमें सारी चीज़ें रखनी चाहिए। आपका अगला पॉइंट आता है रैचेट स्टॉप को दाएं हाथ की उंगलियों और अंगूठे से घुमाना चाहिए ताकि जब तक इसे हम घुमाते रहें तब तक वह स्लिप ना करे और खड़खड़ की आवाज़ ना करे। तो रैचेट को भी चलाना आना चाहिए। रैचेट को हमेशा दाएं हाथ की उंगलियों से या फिर अंगूठे से घुमाना चाहिए ताकि उसको घुमाते समय वो स्लिप ना करे, ना ही वो खड़खड़ की आवाज़ करे। आपका अगला पॉइंट आता है यह हमें सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि माप लेने वाली अक्ष जॉब की सरफेस के समकोण में है या फिर नहीं। ये भी हमें अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ है, उस पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। जब आप आउटसाइड माइक्रोमीटर का माप लेते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए, तभी आप एक आउटसाइड माइक्रोमीटर से बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ माप ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लीजिएगा। हर एक प्रकार की पीडीएफ और नोट्स आपको वहाँ पर प्रॉपर मिलती रहती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। वीडियो अपने सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।